हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रोशनी है और मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है समाजशास्त्र सब्जेक्ट से। आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर के टॉपिक यूनिट 1 मॉडर्निटी डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि मॉडर्निटी होता क्या है? आधुनिकता है क्या? आधुनिकता को कैसे पहचानेंगे कि कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति आधुनिक है? उसके विचारों में परिवर्तन, उसके उठने बैठने में परिवर्तन, उसके खाने पीने में परिवर्तन और उसकी कई सारी लाइफस्टाइल चेंज होती है, उसकी भाषा में परिवर्तन, कई सारी परिवर्तन आते हैं। तो समाजशास्त्र में मॉडर्निटी है क्या, इसके बारे में जानेंगे। समाजशास्त्र में आधुनिकता एक ऐतिहासिक काल है और सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों, दृष्टिकोणों और प्रथाओं के एक विशिष्ट समूह को संदर्भित करता है। विशेष रूप से 17वीं और 18वीं शताब्दी के ज्ञानोदय युग में जो पुनर्जागरण के बाद उभरा, यह एक ऐसे समाज को दर्शाता है जो पारंपरिक कृषि आधारित समाजों से अलग है और औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, तर्क संगतता, व्यक्तिवाद और वैज्ञानिक प्रगति पर जोर देता है। इसका मतलब ये है कि मॉडर्निटी समाजशास्त्र में औद्योगिकीकरण, जब हमारी मशीन आना स्टार्ट हुई थी, जैसे सबसे पहले आए थे स्पिनिंग जेनी जिससे हम लोग कपड़ा बुनते थे, और फिर स्टीम इंजन जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा हुआ था, यातायात के साधन जिससे हम अपने माल को दूर दूर तक सप्लाई कर सकते थे। और शहरीकरण में क्या हो रहा था कि जो गांव के लोग थे वो शहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट था और लोगों को अच्छा रोजगार था। और लोग तर्क संगतता का मतलब होता है कि लोगों ने सोचना, हर चीज पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था कि ये चीज है ऐसा तो ये क्यों है। व्यक्तिवाद, अब आपने गांव में देखा होगा कि लोग, जैसे लोगों का क्लोज रिलेशन होता है आपस में अपने पड़ोसियों से, और सबका मतलब पहले कलेक्टिविज्म चलता था, मतलब समूहवाद, लेकिन अब क्या हो गया है, व्यक्तिवाद हो गया। व्यक्तिवाद मतलब इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, उसे बाहर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं। और वैज्ञानिक प्रगति पर भी जोर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन वेस्ट, पश्चिम में समाजशास्त्र का उदय। अब पश्चिम में समाजशास्त्र के उदय में कई सारी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे पहला है पुनर्जागरण काल, रिनाइजेंस पीरियड। पुनर्जागरण काल 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और इसे नवजागरण काल भी कहते हैं। इसमें लोगों की पुरानी रूढ़िवादिता में परिवर्तन हुआ, मतलब जो लोगों की जो पुरानी सोच थी वो बदली। जैसे बोलते हैं कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, क्यों नहीं काटना चाहिए? लोग क्वेश्चन करने लगे कि इसके पीछे कोई क्या है साइंटिफिक रीजन। तो अगर साइंटिफिक रीजन नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, हर चीज को क्वेश्चन करने लगे थे। अब आता है ज्ञानोदय काल, इनलाइटनमेंट पीरियड। यूरोप के लिए 17वीं और 18वीं शताब्दी का युग एक ऐसा युग था जिसमें एक नए रूप में नवीन विज्ञान की वृद्धि व नए विश्वासों का सूत्रपात हुआ। इसी समय नई नई तकनीकी का आविष्कार हुआ। इससे समाज में चिंतन प्रक्रिया और कार्य करने की सक्रियता भी बढ़ी। मतलब लोगों में जब नई थिंकिंग डेवलप होगी तो क्या होगा, लोग सोचेंगे, नई नई मशीन्स आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। जैसे कि आप लोग आज के एरा से कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ज्यादा बदलाव हो चुका है डिजिटल एरा में। तो वैसे ही जब इनलाइटनमेंट पीरियड आया था तो जो सारी चीजें हमारी डिक्लाइन हो चुकी थी उनका अब उसका मतलब वो अच्छे लेवल पे वो राइज होने लगे थे। समाजशास्त्र के उदय में दो क्रांतियां की विशेष भूमिका रही है। नंबर 1 है हमारी फ्रांस की क्रांति और दूसरी है औद्योगिक क्रांति। अब हम जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति में शॉर्ट में समझेंगे कि क्या हुआ था। औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का जन्म और विकास हुआ। औद्योगिक
औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों के प्रयोग होने से गृह उद्योगों का विनाश हुआ और उनका स्थान कारखानों ने ले लिया। पूंजी और श्रम संबंधों में परिवर्तन आया। पूंजीपतियों का उद्योगों पर नियंत्रण हो गया और श्रमिक उनके आदेशों के अधीन कार्य करने लगे। मतलब जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई, नई नई मशीन आई, अब बड़ी बड़ी मशीन आई हैं, तो उसे चलाने के लिए भी तो मैन पावर, इंसान चाहिए ना। तो वो जो समाज का अपर लेवल का वर्ग है, वो उनकी संख्या तो कम है, वो उस पर राज करेंगे। जो कंपनी है उसके मेन ओनर है पूंजीपति, उन्होंने क्योंकि अपनी पूंजी डाली, और लेकिन जो उसको चलाने वाला वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो उनके जो बताए हुए जो रूल्स है उनको फॉलो करेगा। और इससे क्या होता है, जो छोटे लेवल के नीचे जो थे, जैसे लोग पहले चरखा काटते थे, पहले छोटे छोटे गृह उद्योग थे, किसी का जैसे छोटे मोटे कपड़ों का उद्योग रहता था, वो सारे उद्योग जो हुए वो नष्ट हो गए थे बिल्कुल से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के कारण। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से समाजशास्त्र का उदय हुआ। अब है फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति मुख्य रूप से असामान्यता के प्रति विद्रोह था। इसमें सर्वसाधारण जनता की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी, क्योंकि समाज का उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग कर नहीं दे पाते थे, जिससे उनके हिस्से का कर भी जनता द्वारा वसूल किया जाता था, जिसके कारण जनता ने विद्रोह किया। अब क्या होता है, फ्रांस की क्रांति में लोगों में इनइक्वालिटी इस लेवल तक बढ़ जाती है कि लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचता। मतलब जो जमींदार होते हैं वो इतना शोषण करते हैं आम जनता का कि वो इससे परेशान होकर क्रांति करती है। अब हम इसके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आगे जितने कारण है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी चीजों की स्टडी करेंगे। फ्रांस की क्रांति के कारण एवं प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस या यूरोप के इतिहास की नहीं, अपितु पूरे मानव जाति के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण घटना है। सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस क्रांति ने अपनी छाप छोड़ी है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला है कारण सामाजिक, क्योंकि हम सोशियोलॉजी की पर्सपेक्टिव अर्थात समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य से इसे समझ रहे हैं, तो हमारे लिए सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सामाजिक कारण कि सोशल कॉज इसका क्या है। यह फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। सन 1789 में फ्रांस में विद्रोह हुआ, जिसका कारण क्या था, असामान्यता थी। उस समय फ्रांस के समाज में स्तरीकरण और विभाजन का आधार पुरानी सामंतवादी व्यवस्था थी, जो कि असमानता और विशेषाधिकार के सिद्धांत पर आधारित थी। फ्रांस का समाज 3 भागों में विभक्त था। फ्रांस का जो सोसाइटी था उस समय 3 भागों में विभक्त था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। इन तीनों वर्ग में जानेंगे कि क्या क्या असमानताएं थी। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रथम वर्ग है वो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति। इसमें सामंत और उच्च पादरी सम्मिलित थे। सामंत जो होते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, और उच्च पादरी आप जानते हो कि जो चर्च में पादरी रहते हैं, उन वही इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें समाज के उच्च अधिकार प्राप्त था। समस्त भूमि का 1/4 हिस्सा, मतलब एक पूरी लैंड है जो उसका भूमि को 4 भाग में डिवाइड करके एक हिस्सा पूरा इन्हें दिया जाता था। इनके अधीन ये वर्ग प्रत्यक्ष करों से मुक्त था, मतलब इसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था राजा को। तो ये लोग क्या करते थे, मनमानी करते थे अपनी। को इनके पास जमीन भी है, खाने पीने की कोई दिक्कत भी नहीं है और टैक्स भी नहीं देना है, तो इनके पास तो इनका तो बहुत ही ज्यादा उच्च लेवल था समाज में। फिर जो हमारा कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग अमीरी जमीन और ऐश्वर्य के सभी साधनों से यह वर्ग युक्त था। उनके पास अतुल संपत्ति व विशाल भूमि हुआ करती थी। ये आम जनता से कर वसूलते थे। जो कुलीन वर्ग था उसके पास भी सभी सुख सुविधाएं थी और ये क्या करते थे, जनता से कर वसूलते थे।
अब जनता से, अब इनको तो टैक्स देना पड़ता था, तो ये जनता से क्या करते थे, टैक्स लेते थे। जनता से टैक्स लेने के बाद भी ये टैक्स इतना लेते थे कि जैसे उन्होंने टैक्स लिया जो जनता को देना है, और उसके अलावा अपना एडिशनल टैक्स जो इन्हें भी देना है वो भी ऐड करके, मतलब इतना ज्यादा शोषण करते थे कि उस टैक्स से बचा के भी रखना चाहते थे, और जनता को बहुत ही अधिक शोषण करते थे और उनसे कर वसूलते थे। अब आता है हमारा तीसरा वर्ग, जो ही बहुत ही ज्यादा दबा कुचला शोषित वर्ग था, आम जनता जो है। समाज का तीसरा वर्ग सर्वसाधारण जनता का था। यह वर्ग सर्वथा अधिकारहीन था। किसानों की दशा तो विशेष रूप से खराब थी। किसानों को सुबह से शाम तक अपने जमींदार की जमीन पर कार्य करना पड़ता था। किसान को जमींदार, चर्च और राजा को कई प्रकार के कर देने पड़ते थे। अब आप देख रहे हैं कि इन्हें कई प्रकार के कर देने पड़ते थे, जमींदार को, चर्च में, और राजा को। सभी करों को देने के बाद उनके पास कुल उपज का 20% हिस्सा बचता था। जनता का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और अंत में क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। अब बताइए, कोई इंसान अगर 100 रुपए कमाता है तो उसका 80 रुपए उसका टैक्स में चला गया, 20 रुपीज, मतलब 20 रुपए से रुपए चला, उससे उसका परिवार कैसे चलेगा, वो खुद अपना भरण पोषण कैसे करेगा। तो उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। फिर यही एक क्रांति का रूप लेती है। अब पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक कारण। फ्रांस की क्रांति का एक अन्य कारण राजनीतिक था। उस समय का फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था निरंकुश, स्वेच्छाचारी, वंशानुगत एवं दैवीय अधिकारों पर आधारित राजतंत्र था। स्पष्ट है कि ऐसे शासन व्यवस्था कभी भी ठीक ढंग से नहीं चल सकती। इससे जनता में भारी असंतोष फैल गया। कहने का मतलब ये है कि जो वहां के राजा थे, लुइस, वो क्या खुद को भगवान समझ बैठे थे कि जो भी मैं बोलूंगा ये भगवान का आदेश है और इसे सभी को पालन करना है। तो इसके कारण वो, मतलब कोई भी नियम बनाए, चाहे जनता के हित में हो या अहित में हो, वैसे तो अहित में ही नियम होते थे उनके, लेकिन जो भी नियम बनाते थे वो जनता को मानने पड़ते थे। अब तीसरा आता है इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण। लुई 16वें द्वारा छेड़े गए अनेक युद्धों के परिणाम स्वरूप राज्य का खजाना खाली हो गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की भागीदारी और दोषपूर्ण कर प्रणाली ने स्थिति को और भी अधिक जटिल बना दिया था। जहां विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों को करों से छूट दी गई, वहीं तृतीय वर्ग आम जनता पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था। विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को क्या था, जमीन का 40% भाग था, और उसमें भी जो जनता थी उन्हें तो कोई कर नहीं देना रहता था, और फिर उसके बाद जो मिडिल लेवल के तो उन्हें कर देना रहता था, तो वो जनता से ही वसूल कर लेते थे। तो जनता की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो ये है एक आर्थिक कारण जिससे जो युद्ध के समय पूरा फ्रांस का खजाना खाली हो गया था। इंटेलेक्चुअल कॉजेस, बौद्धिक कारण। फ्रांस की क्रांति की एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है वहां के लेखकों, समालोचकों तथा दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव। इन विद्वानों ने सरकार का दैवीय रूप, आर्थिक सामाजिक असमानता, धार्मिक असहिष्णुता, आर्थिक शोषण की कटु आलोचना की। अब जो फ्रांस में कई सारे विचारक हुए थे, रूसो, वोल्टेयर और भी कई सारे विचारक थे, तो उन्होंने बहुत ही इसकी कटु आलोचना की, जिससे जनता क्या हुई, जागृत हुई। जब लोगों ने लिखना शुरू किया और इसके बारे में बताया कि हम पर कितना अत्याचार है, इसके विरुद्ध किसी न किसी को आवाज उठानी पड़ेगी, तो लोग एक साथ खड़े हुए और फिर अपने अधिकारों के प्रति इन्होंने विद्रोह किया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। इन्हीं सब कारणों के वजह से ही समाज शास्त्र का उदय हुआ। आपने
आपने हमारे पिछले वाले वीडियो को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।